दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिनकी शहादत भी एक रहस्य है, जिन्होंने ब्रिटिश मेंटालिटी को पूरी तरह से हिला के रख दिया। इनसे पहले जितने भी नेता थे या स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जो आंदोलन कर रहे थे बड़े साधारण तरीके से कर रहे थे। अगर हम बापू की बात करें, वो शांति में विश्वास रखते थे। उनके जितने भी कैंपेन्स थे, जितने भी आंदोलन थे, शांति पे आधारित थे। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उनका जो विरोध करने का तरीका था बहुत एग्रेसिव था। वो ज़्यादातर अहिंसा पे डिपेंडेंट थे और अहिंसा के माध्यम से लोगों में आज़ादी की जागरूकता जगाना चाहते थे। पर सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे डिप्लोमेट थे जो एक्चुअल में आज़ादी को डिप्लोमेटिक तरीके से दिलवाना चाहते थे। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी वो बनाकर अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जुलाई 1897 को हुआ और जैसे ही वो बड़े होते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए वो यूके चले जाते हैं। यूके जाके वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एडमिशन लेते हैं। आप सुभाष चंद्र बोस की इंटेलिजेंसी का आइडिया यहीं से लगा सकते हैं। यूके में एक स्पेशल एग्जामिनेशन बिठाया जाता था जिसमें सुभाष चंद्र बोस पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी ऑल ओवर रैंकिंग 4th आती है, यानी कि 4th नंबर पे वो नेशन वाइड सिलेक्टेड होते हैं। बट इतनी अच्छी जॉब मिलने के बाद, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा देते हैं। वो आईसीएस की नौकरी करने से साफ साफ मना कर देते हैं। और दोस्तों, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ने का रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिशर के साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनका मकसद बड़ा क्लियर था कि अगर वो इंडियन सर्विसेज में काम करेंगे तो अपने इंडिपेंडेंस से काम करेंगे, ब्रिटिशर्स को उनकी रिपोर्टिंग नहीं रहेगी। बट क्योंकि भारत में ब्रिटिशर्स थे और उनकी मांग मानना लगभग नामुमकिन थी, इसी मुद्दे के चलते सुभाष चंद्र के पिता जानकी दास के साथ सुभाष चंद्र बोस की बिगड़ जाती है। क्योंकि जानकी दास एक बहुत अच्छे पद पे कार्यरत होते हैं ब्रिटिश सर्विसेज में, जो कि भारत में बहुत अच्छे से अपने पद पे काम कर रहे होते हैं। जानकी दास सुभाष चंद्र के इस निर्णय से काफ़ी नाराज़ होते हैं और इसी के चलते जानकी दास और सुभाष चंद्र बोस में कहासुनी हो जाती है। 1921 में सुभाष चंद्र बोस भारत वापस आते हैं क्योंकि उस समय महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा पॉपुलर फिगर होते हैं, जो कि ना केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड वाइड एक फेमस पर्सनालिटी बन चुके होते हैं। गांधी जी के आंदोलन भारत को छुड़वाने के लिए बड़े एग्रेसिवली मोड पे होते हैं, बहुत एग्रेसिवली मूवमेंट चलाई जाती है, कैंपेन चलाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर भी सोचने को मजबूर हो गए थे कि किस तरह से इस कैंपेन्स को रोका जाए। सुभाष चंद्र बोस भी इन कैंपेन से काफ़ी प्रभावित होते हैं और गांधी जी के इस मूवमेंट को ज्वाइन करने का फैसला करते हैं। जब बॉस गांधी जी से मिलते हैं तो गांधी जी अपने सबसे क्लोजेस्ट जो पर्सन हैं चित्तरंजन दास के साथ उन्हें काम करने के लिए आग्रह करते हैं। बॉस उनकी बात मान भी लेते हैं और चित्तरंजन दास के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के एग्रेसिव नेचर के कारण वो पुलिस के नज़रों में आ जाते हैं और पुलिस उन्हें 1921 में अरेस्ट कर लेती है। बट क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ कोई ख़ास सबूत नहीं होता तो पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, 1924 में एक बड़ी मूवमेंट होती है। चित्तरंजन दास, जो कि गांधी जी के काफ़ी क्लोजली होते हैं, उन्हें कोलकाता का मेयर बना दिया जाता है। अब क्योंकि सुभाष चंद्र बोस भी चित्तरंजन दास के काफ़ी क्लोजली काम कर रहे होते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को भी CEO MC कोलकाता की एक पोजीशन दी जाती है। ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है वो देश को आज़ादी दिलाना होता है, वो अपने विचारों में बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि उन्हें करना क्या है। इसके साथ साथ वो कई पब्लिक मीटिंग में भाषण देते हैं, कई ऐसे कैंपेन्स को ज्वाइन करते हैं जो कि पुलिस की नज़रों में खटकना शुरू हो जाती है। पुलिस सुभाष चंद्र बोस पे पैनी निगाह गड़ाई रखती है और उन्हें कई मामलों में गिरफ्तार कर लेती है और ये गिरफ्तारी भी कोई संवैधानिक नहीं होती, उन्हें बिना किसी इन्फॉर्मेशन के गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश पुलिस यानी कि ब्रिटिश शासन एक ऐसी जेल भेजता है जो कि उस समय की सबसे ज़्यादा भयानक जेलों में से एक थी। उन्हें बर्मा जेल में भेजा जाता है और वो उस समय की सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो जेल मानी जाती थी, जहाँ पे कैदियों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था,
वहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा था कि वहाँ जो भी कैदी थे उन्हें कोई ना कोई बीमारी लग जाती थी, वो बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाते थे। आज के टाइम में उस जेल को मेंडले जेल भी कहा जाता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत आसानी से मिल पाएगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, बर्मा की ये जेल बड़ी भयानक जेल थी। अगर उस समय की बात मैं करूँ तो इस जेल का जो वातावरण था बहुत ज़्यादा गर्म था। बॉस को एकदम एकांत वास में रखा गया था। उन्हें खाना भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिया जाता था, जिसके चलते चलते बॉस को कई बीमारियां लग जाती हैं। वो बीमार रहना शुरू कर देते हैं, शारीरिक रूप से वो काफ़ी वीक हो जाते हैं। और जब उनकी हेल्थ चेकअप होती है तो उन्हें टीबी की गंभीर बीमारी पाई जाती है। वो टीबी से ग्रस्त हो जाते हैं। इसी के चलते चलते बाहर जो उनके चाहने वाले थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, अपनी मूवमेंट और तेज कर देते हैं और ब्रिटिश शासन को मजबूर करते हैं कि बॉस को हर कीमत पे छोड़ा जाए। ब्रिटिश शासन को भी इस प्रेशर के चलते झुकना पड़ता है और वो बॉस को आज़ाद कर देते हैं। उन्हें जेल से रिहाई मिल जाती है और ये रिहाई उन्हें 3 साल बाद मिलती है। और दोस्तों, 1930 में अपने इलाज के चलते बॉस यूरोप चले जाते हैं। दरअसल इलाज तो एक बहाना होता है। बॉस भारत से निकलना चाहते थे क्योंकि भारत पे इस समय ब्रिटिश शासन की बड़ी पैनी निगाहें होती हैं। वो बॉस की हर एक एक्टिविटी ट्रैक कर रहे होते हैं। तो बॉस इलाज का बहाना करके यूरोप निकल जाते हैं और वहाँ जाके भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार शुरू करते हैं, जिसका मुद्दा ये होता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत की आज़ादी के लिए प्रेरित किया जाए, भारत की आज़ादी के लिए कन्विंस किया जाए, ताकि वो ब्रिटिश शासन को वहाँ से भगाने में उनकी मदद कर सके। 1938 में बॉस को सर्वसम्मति से पार्टी का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि कांग्रेस पार्टी के वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं। एक बार फिर से इलेक्शन होते हैं 1939 में, जहाँ पे बॉस को दोबारा से प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। मतलब 1939 में भी वो ही प्रेसिडेंट रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जर्नी एक यू टर्न लेती है। सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से भिड़ जाते हैं। महात्मा गांधी जो कि सीता रवैया को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, वहाँ सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। सीता रवैया 200 वोटों से हार जाते हैं। इसी के चलते महात्मा गांधी की एक स्टेटमेंट काफ़ी फेमस हुई, जिसे आज भी कई राजनीतिज्ञ याद करते हैं। महात्मा गांधी एक स्टेटमेंट कोट करते हैं जिसमें वो बोलते हैं कि सीता रवैया की हार उनकी हार है, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस के समर्थक गांधी जी के बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं और गांधी जी का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसी मतभेदों के चलते सुभाष चंद्र बोस अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर देते हैं। वो समर्थकों को बोलते हैं कि उनकी वजह से किसी तरह से पार्टी में मतभेद ना हो, इसलिए वो अपनी सम्मति से रिज़ाइन कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद बॉस की कहानी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। अब बॉस का वो रूप निकल के सामने आता है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मई 1939 में बॉस अपना फॉरवर्ड ब्लॉग बनाते हैं, जिसकी बड़ी क्लियर कट मांग होती है, बिना किसी शब्दों को उलझाए, कि भारत को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस का ये जो फॉरवर्ड ब्लॉग था बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। इसमें कई ऐसे एग्रेसिव और समाज के बोझ के नीचे दबे कई तकबे इस ब्लॉग को आके ज्वाइन करना शुरू हो गए। इनमें से कुछ एक ऐसे तकबे भी थे जिसमें भारत के जो उच्च जाति के लोग थे, जो कि निम्न जातियों पे ज़्यादती करते थे, या फिर एक बड़ा पैसे वाला तकबा जो कि मज़दूरों को अपने पैसों की ताकत से दबाता था। वो मज़दूर, वो निम्न जाति के लोग भी इस ब्लॉग में आके जुड़ गए, जिससे इस ब्लॉग की ताकत काफ़ी बढ़ गई। ये ऐसा समय था जिसमें ब्रिटिश शासन के सामने बॉस एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गए थे। बल्कि अगर आप आसान शब्दों में कहूँ, कहीं ना कहीं गांधी जी का जो आंदोलन था वो बड़ा सॉफ्ट आंदोलन था, वो बड़ा ही मर्यादा के अंदर रहने वाला आंदोलन था। पर बॉस का जो आंदोलन था बड़ा ही हार्ड एंड फास्ट आंदोलन था। ब्रिटिश शासन इस आंदोलन को किसी भी तरह से हल्के में नहीं ले सकती थी। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, यानी कि उनके खुद के घर के अंदर ही उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। उन्हें घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं दी जाती। और दोस्तों, 1941 में बोस पुलिस को चकमा देके घर से बाहर निकल जाते हैं। वो अपना नाम चेंज कर लेते हैं, अपना नाम बदल के वो मोहम्मद जियाउद्दीन रख लेते हैं, जिससे कि पुलिस वालों को धोखा लगता है और इसी धोखे का फ़ायदा उठा के बॉस
उस घर से निकल जाते हैं। दोस्तों 1941 में बॉस पुलिस की गिरफ्त से निकलने के बाद कई इंटरनेशनल कंट्रीज़ का दौरा करते हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान, जर्मनी, सोवियत संघ जाने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जाके वो किसी तरह से इंटरनेशनल लॉबी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलवाई जाए। दोस्तों 4 जुलाई 1944 का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जो कि आज भी भारत में याद किया जाता है, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, हर कोई इस दिन को याद करता है। ये वो दिन था जब सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक ऐसा नारा था जिसने भारत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। भारत में एक नया जुनून, एक नई ताकत भर दी, जिससे कि हर भारतीय के अंदर एक जज्बात आना शुरू हो गया कि अब उन्हें आज़ादी चाहिए, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। दोस्तों 1943 में सुभाष चंद्र बोस एक महिला संगठन का निर्माण करते हैं। ये एक ऐसा संगठन था जिसमें पहली बार महिलाओं को वेपन ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे वो अपनी सुरक्षा कर सकें, बल्कि सोसाइटी की भी सुरक्षा कर सकें। और दोस्तों फिर आता है 16 अगस्त 1945 का वो काला दिन, जिसने सुभाष चंद्र जैसे होनहार देशभक्त को छीन लिया। तकरीबन 2 बजे का समय था। सुभाष चंद्र बोस ताइहोकू से चाइना जा रहे थे। जैसे ही उनका एयरक्राफ्ट उड़ान भरता है, तकरीबन 20 मीटर की दूरी पे ही इंजन में स्ट्रक्चरल फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। अब दोस्तों उनकी मौत की कई कहानियाँ या कई थ्योरीज बताई जाती हैं, और दोस्तों इन थ्योरीज में से कुछ एक इम्पॉर्टेंट थ्योरीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि प्लेन क्रैश थ्योरी, जिसमें बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों कई और ऐसे तथ्य सामने आए जिसने सुभाष चंद्र बोस की मौत को शक के घेरे में ले लिया। दोस्तों ऐसे ही ताइवान गवर्नमेंट की एक स्टेटमेंट सामने आती है, जिसमें बताया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की जो एशेज हैं वहाँ पे रेनक्योजी मंदिर में प्लेस कर दी गई है, बट इसका कोई डीएनए टेस्ट अभी तक नहीं किया गया। और दोस्तों ऐसी एक और थ्योरी सामने आती है जो कि सोवियत संघ द्वारा दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि बॉस उस एयरक्राफ्ट से सुरक्षित बाहर आ गए थे, और इसके बाद सोवियत संघ की जेल में उन्हें डाल दिया गया, उन्हें सोवियत संघ की जेल में बंदी बना लिया गया। ऐसा बताया गया कि गुमनामी बाबा नाम का व्यक्ति बनारस यूपी में रह रहा है, जिसकी हैंडराइटिंग हूबहू सुभाष चंद्र बोस जैसी है, बट इनकी भी मृत्यु 1985 में हो जाती है, और सुभाष चंद्र की जो मौत है वो एक राज बन के रह जाती है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी बन के रह जाती है, जिसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जो कि इसमें हम लोग और ऐड ऑन कर सकते हैं और हमारे ऑडियंस को क्लैरिटी मिले, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और इस तरह की और कहानियाँ आपको जाननी हो, या फिर और आपके पास कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हो, तो प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।